Hey medicos, today we are going to study about fetal growth restriction. Now, this fetal growth restriction is now very well known by the name intrauterine growth restriction. Okay, now under this, the objectives we will be going to study are definition, incidence, types, etiology, diagnosis, complication, mortality and management. ये सारे हेडिंग्स के अंदर आज हम IUGR को पढ़ेंगे. नाउ दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अंडर ऑब्सकाइनी. नाउ definition. The fetal growth restriction is said to be present in those babies whose birth weight is below the 10th percentile of average for gestational age. इसका मतलब ये हुआ कि जिस बेबीज़ का जो बर्थ वेट 10th परसेंटाइल के नीचे होता है उन सब को फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस बोला जाता है. ओके, अब इंसिडेंस किन किनों में बेबीज़ में ये IUGR होता है. तो 1/3 ऑफ द लो बर्थ वेट बेबीज़ में होता है. 2 to 8% ओवरऑल में होता है. इसके केसेस 2 to 8% होते हैं. नाउ टर्म बेबीज़ में अबाउट 5% केसेस होते हैं और पोस्ट टर्म में अबाउट 15% ऑफ द केसेस होते हैं. अब नॉर्मल फीटल ग्रोथ कैसे होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं. तो पहले सेलुलर हाइपरप्लेशिया होगा, फिर हाइपरप्लेशिया होगा, फिर हाइपरट्रॉफी होगी, फिर से हाइपरट्रॉफी होगी लास्टली. तो हाइपरप्लेशिया क्या होता है. हाइपरप्लेशिया मतलब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज़ हो रहे हैं और हाइपरट्रॉफी मतलब कि जो साइज़ ऑफ ऑर्गन और टिश्यू है वो इंक्रीज़ होते हैं. तो पहले सेल नंबर इंक्रीज़ होगा, जैसे जैसे सेल नंबर इंक्रीज़ होंगे फिर उसके बाद ऑर्गन और टिश्यू के साइज़ इंक्रीज़ होंगे. फिर वो जो ऑर्गन और टिश्यू बने हैं फिर उनकी नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज़ होंगे. अब टाइप्स क्या क्या होते हैं. सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल टाइप होता है. जो सिमेट्रिकल होते हैं वो अबाउट कितने होते हैं, वो 20% होते हैं और ये एसिमेट्रिकल 80% होते हैं. ये चीज़ याद रखनी है हमें. अब सिमेट्रिकल में क्या होता है, इफेक्ट्स अर्ली इन द फेस में होता है और जो एसिमेट्रिकल होता है लेटर मंथ्स ड्यूरिंग द फेस में होता है जब सेलुलर हाइपरट्रॉफी होते रहती है. इसके बाद अब इसमें क्या होता है, सेल जो नंबर है उसमें लेस होता है. इसमें जो टोटल नंबर ऑफ सेल है वो तो सेम रहेगा लेकिन जो साइज़ है वो स्मॉल हो जाएगा. इसमें सेल नंबर लेस हो रहा है, इसमें सेल नंबर सेम है, बस इसमें साइज़ स्मॉल हो रहा है. अब इसमें क्या होता है, कॉज्ड बाय स्ट्रक्चरल और क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी और द कंजेनिटल इन्फेक्शन. इसकी क्यों हो रहा है, सिमेट्रिकल क्यों हो रहा है, क्योंकि कोई इसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी हो जा रही है, स्ट्रक्चरल हो रही है, कंजेनिटल. जैसे कि टॉर्च मतलब क्या होगा, टॉक्सोप्लाज्मोसिस होगा, रूबेला होगा, साइटोमेगालो वायरस और हर्पीस, ये होता है. और इसमें क्या हो रहा है, एक ऐसा पैथोलॉजिकल प्रोसेस जो कि रिजल्ट करता है एसिमेट्रिक ग्रोथ रिटार्डेशन में. ठीक है. अभी क्या होता है, इंट्रिंसिक टू द फीटस होता है, मतलब कि जो भी इसमें फैक्टर इन्वॉल्व होंगे वो फीटस में होंगे जिसमें सारे इन्वॉल्व होंगे ऑर्गन्स इंक्लूडिंग द हेड. ठीक. और एसिमेट्रिक में क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक्सट्रिंसिक टू द फीटस होता है, मतलब ये मदर में जाके होगा. अब दिस अल्टर द फीटल साइज बाय रिड्यूसिंग यूटेरोप्लेसेंटल ब्लड फ्लो बाय रिस्ट्रिक्टिंग द ऑक्सीजन कंटेंट. इसमें क्या हो रहा है कि वो फीटल साइज को ही रिड्यूस कर दे रहा है. क्यों, क्योंकि जो यूटेरोप्लेसेंटल ब्लड फ्लो होता है वो डिक्रीज़ हो जा रहा है. ठीक है. क्यों, क्योंकि जो O2 ऑक्सीजन कंटेंट है वो कम हो रहा है ब्लड फ्लो में. अब आप देख सकते हो सिमेट्री और एसिमेट्री में. ठीक है, डिफरेंस. अब ईटियोलॉजी क्या होती है, इसकी क्या क्या कॉजेज़, एक मैटरनल, फीटल, प्लेसेंटल और एक अननोन. ठीक है. मैटरनल कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकते हैं, न्यूट्रिशनल बिफोर और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मैटरनल डिसीज़ हो सकते हैं और टॉक्सिन्स हो सकते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल केस जैसे कि स्मॉल वुमेन है, स्लिम बॉडी है, बॉडी मास इंडेक्स बहुत लो है, मैटरनल जेनेटिक अच्छी नहीं है. ठीक है, ऐसा होता है. और न्यूट्रिशन मतलब कि जो सबस्ट्रेट रिक्वायर होते हैं फीटल ग्रोथ के, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ऑक्सीजन, ये सब की डिफिशियंसी है. और मैटरनल डिसीज़ में जैसे कि अनीमिया, हाइपरटेंशन, थ्रोम्बोटिक डिजीज़ेस हो रही हैं या रीनल डिसीज़ हो रहा है उसमें होता है. टॉक्सिन जैसे कि अल्कोहल, स्मोकिंग, कोकेन, हेरोइन और ड्रग, इन सब का इनटेक है.
अब फीटर सबस्ट्रेट इन मैटरनल ब्लड ऑल्सो क्रॉस द प्लेसेंटा बट इट इज़ नॉट यूटिलाइज बाय द फीटर। मतलब कि मैटरनल ब्लड से सारी चीज़ें सबस्ट्रेट तो क्रॉस हो रही हैं प्लेसेंटा से, लेकिन वो यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है फीटस के थ्रू। ठीक, अब फेलियर क्यों हो रहा है, किस किस कारणों से फेलियर हो रहा है? तो एक स्ट्रक्चरल एनॉर्मली होगी, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी होगी, या तो इन्फेक्शन होगा उसको। स्ट्रक्चर जैसे कि कार्डियोवास्कुलर उसको कोई है प्रॉब्लम, या रीनल प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक, क्रोमोसोम मतलब कि उसमें ट्राईप्लॉडी या एनिप्लॉडी हो जा रही है, ट्राइसोमी ऑफ 13, 18, 21 ये सब की वो हो रही है एबनॉर्मलिटी इसकी वजह से। और 8 to 12% तो ग्रोथ रिटार्डेड इन्फेंट्स में होता है। इन्फेक्शन जैसे टॉर्च इन्फेक्शन हो रहा है या मलेरिया हो रहा है, इनकी वजह से क्या हो रहा है कि जो फीटस है उसमें सबस्ट्रेट ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा, यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। अब प्लेसेंटल कॉसेस कैसे हैं, ये क्या होता है, इंक्लूड द केसेस ऑफ पुअर यूट्राइन ब्लड फ्लो टू द प्लेसेंटल साइट फॉर द लॉन्ग टर्म प्लेसेंटल पैथोलॉजी इंक्लूड प्लेसेंटा प्रीविया, एब्रप्शन, सर्कमवैलेट और इंफाक्शन। इसमें क्या हो रहा है कि प्लेसेंटल कॉसेस हो जा रहे हैं, जैसे प्लेसेंटा प्रीविया हो रहा है उसको, है ना, वासा प्रीविया, ये सब की वजह से उसको कॉजेस हो रहे हैं। ये प्लेसेंटा प्रीविया की मैं अलग लेक्चर लूँगी, उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। पैथोफिजियोलॉजी क्या है, इसमें क्या होता है, पैथोलॉजी ऑफ स्मॉल जेस्टेशन एज इज़ ड्यू टू क्या 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 रीजन है स्मॉल जेस्टेशन एज का, डिक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स है मदर को, या तो डिक्रीज ट्रांसफर बाय द प्लेसेंटा टू द फीटस। अब क्या है, अवेलेबिलिटी है न्यूट्रिएंट्स की, लेकिन वो जो ट्रांसफ़र है प्लेसेंटा टू फीटस वो कम हो रहा है, डिक्रीज यूटिलाइजेशन है फीटस में। ठीक है, फीटस उसको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, या ब्रेन सेल साइज और जो सेल नंबर है वो सब डिक्रीज हो रहे हैं। अब हम डायग्नोस कैसे करेंगे, तो डायग्नोसिस के दो मेथड है, क्लिनिकल और बायोफिजिकल। क्लिनिकल मीन्स क्लिनिकल पाल्पेशन करेंगे यूट्रस का फॉर फंडल हाइट, फिर सिम्फाइसिस फंडल हाइट देखेंगे, जो कि तब देखते हैं जब जेस्टेशनल एज 24 वीक्स के ऊपर होता है, और मैटरनल वेट गेन देखेंगे कैसा है, ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है। बायोफिजिकल में कैसे देखेंगे, टू एस्टिमेट जेस्टेशनल एज, हम जेस्टेशनल एज देखेंगे। अब इसमें हम क्या देखते हैं, हेड सर्कमफेरेंस और एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस का रेशियो देखेंगे। तो नॉर्मली जो हेड सर्कमफेरेंस टू एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस होता है वो 1 होना चाहिए बिफोर 32 वीक्स। ठीक है, अब मान लो अगर वो फीटस अफेक्टेड है, FGR है, उसको फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन है, तो क्या होगा, तो जो हेड सर्कमफेरेंस है वो लार्जर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो रेशियो है वो बढ़ जाएगा 1 से 7। अब जो एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस सिंगल मोस्ट सेंसिटिव पैरामीटर है टू डिटेक्ट FGR, हमेशा इस बात को याद रखना। ठीक है, अब बायोफिजिकल में हम लोग देखेंगे फीमर लेंथ भी देखा जाता है। फीमर लेंथ जो है एसिमेट्रिक में अफेक्टेड नहीं होता है। ठीक, अब फीमर लेंथ और एब्डोमिनल रेशियो जब हम लोग एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस रेशियो देखते हैं तो 22 होता है ऑल जेस्टेशनल एज के लिए, फ्रॉम 21 वीक टू टर्म। ठीक है, अब एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम क्या होता है, सिंगल डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट्स ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड लेस देन 1 सेंटीमीटर सजेस्ट FGR। मतलब कि जो सिंगल डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट्स जो होते हैं एमनियोटिकल फ्लूइड में, उन लोग को लेस देन 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर लेस देन 1 सेंटीमीटर है तो उसको क्या सजेस्ट करेगा, FGR। अब द सम टोटल ऑफ द रिजल्ट इज द एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। मीन्स अब हम लोग को पता जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है वो कैसे पता चलेगा, नॉर्मल है, जब उसकी वैल्यू 5 to 24 के बीच होगी तो वो नॉर्मल है, और लेस देन 5 होगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि ओलिगोहेडमनियस है। ठीक है, इसको भी एमनियोटिक फ्लूइड की जो टॉपिक है उसको भी हम अलग डिस्कस करेंगे, इसका एक अलग हेडिंग है। अब हम लोग अल्ट्रासाउंड ड्रॉपलर पैरामीटर के थ्रू चेक करेंगे कि उसको FGR है कि नहीं। तो ड्रॉपलर वेलोसीमेट्री देखेंगे, उसमें क्या होता है, जो सिस्टोलिक डायस्टोलिक जो रेशियो है वो एलिवेटेड रहेगा। ठीक है, दूसरा पल्सेटिलिटी इंडेक्स जो है वो इंडिकेट्स इंक्रीज ब्लड फ्लो रेजिस्टेंस उसमें बहुत ज़्यादा होगा और डिक्रीज होगा इन द एंड डायस्टोलिक ब्लड फ्लो। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, जो पल्सेटिलिटी इंडेक्स है वो ब्लड फ्लो रेजिस्टेंस इंक्रीज दिखाएगा और डिक्रीज दिखाएगा किसमें, एंड डायस्टोलिक
ब्लड फ्लो में। अब यूट्राइन आर्टरी में क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ डायस्टोलिक नॉच दिखाएगा, ठीक है। यूट्राइन आर्टरी में हम कहते हैं डायस्टोलिक नॉच का प्रेजेंस हो, उससे क्या पता चलता है कि इनकम्प्लीट इन्वेजन ऑफ प्लेसेंटल ट्रोफोब्लास्ट टू द यूट्राइन स्पाइरल आर्टरीज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इनकम्प्लीट इन्वेजन होता है ट्रोफोब्लास्ट का यूट्राइन स्पाइरल आर्टरीज का, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इन्वेजन नहीं हो पाता है ट्रोफोब्लास्ट का, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड फ्लो होता है, ऑक्सीजन फ्लो जो होता है फीट मदर का थ्रू बेबी का थ्रू प्लेसेंटा, वो बहुत कम हो जाता है, ठीक है। अब अम्बिलिकल आर्टरी में क्या देते हैं, डिक्रीज एंड डायलोस्टिक वेलोसिटी देख होगा, क्यों, क्योंकि इंक्रीज प्लेसेंटल वेस्कुलर रेजिस्टेंस उसमें बढ़ जाता है। देखो, तो जैसे मैंने यहाँ बोला कि उसमें इन्वेजन, इनकम्प्लीट इन्वेजन हो रहा है प्लेसेंटल ट्रोफोब्लास्ट में, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से भी प्लेसेंटल वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। अब मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, उसमें क्या होता है, इंक्रीज होता है डायलिस्टिक वेलोसिटी, डायस्टोलिक वेलोसिटी, क्यों, क्योंकि सेरेब्रल वेसोडाइलेशन हो जाता है इन रिस्पॉन्स टू हाइपोक्सीमिया, ठीक है। हाइपोक्सीमिया की वजह से सेरेब्रल वेसोडाइलेटेशन हो जाता है, ठीक। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डायस्टोलिक वेलोसिटी बढ़ जा रही है। अब पोंडोरल इंडेक्स क्या होता है, वेट बाई क्राउन हिल लेंथ सेंटीमीटर क्यूब, ठीक, हाईली एक्यूरेट होता है। इसमें क्या होता है, अगर ये बिलो 10 परसेंटाइल होता है तो इंडिकेट करता है कि उसको FGR है। अब बायोकेमिकल मार्क, अब हम अगर देखें कि डिक्रीज लेवल ऑफ PAPPA है, ठीक है, इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। और PAPPA क्या होता है, इट इज़ अ प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन A। अगर इसकी जो लेवल है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर कम होती है तो ये मेजर रिस्क है FGR के लिए, ये हमारा बायोकेमिकल मार्कर है। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, तो फीटल, इमीडिएट, लेट और मैटरनल। फीटल में कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, एंटीनेटल और एक इंट्रानेटल। एंटीनेटल मतलब कि पहले क्या फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है या फीटल डेथ हो सकता है। और इंट्रानेटल में क्या हो रहा है, हाइपोक्सिया हो जा रहा है या एसिडोसिस हो रहा है उसको। इमीडिएट में क्या हो रहा है, उसको एक्सवाइजिया हो जा रहा है, मेकेनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम हो रहा है कि मेकेनियम ही को इनहेलेट कर रहा है। फिर हाइपोथर्मिया, फिर पल्मोनरी हेमरेज हो रहा है, पॉलीसीथेमिया हो रहा है, RBC जो काउंट है वो इंक्रीज़ हो जा रहा है, और मल्टी ऑर्गन फेलियर हो रहा है। लेट क्या है, फीटस इज़ लाइकली टू हैव रिटार्टेड न्यूरोलॉजिकल और कॉग्निटिव फंक्शन, उसका जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शन है वो सब डिलेड हो जा रहा है। और क्या है, IQ लेवल उसकी फीटस की डिलेड हो जाएगी। अब मैटरनल में क्या देखते हैं, प्री एक्लेम्शिया, हार्ट डिसीज़, माल न्यूट्रिशन में बी लाइफ थ्रेटनिंग, ठीक है। प्री एक्लेम्शिया क्या होता है कि जो हाइपरटेंशन है बिफोर प्रेगनेंसी भी उसको है तो वो क्या उसमें इंक्लूड हो जाता है प्री एक्लेम्शिया में। हार्ट डिसीज़ है उसको है, तो माल न्यूट्रिशन, जिसकी वजह से क्या होता है ये उस कॉम्प्लिकेशन में कि ओल्ड, जब बेबी का बर्थ होता है तो ओल्ड मैन लुक होता है। आप देख सकते हो कि उसकी स्किन कैसे रिंकल्ड है, ठीक है। तो इस अपीयरेंस को क्या बोलते हैं, ओल्ड मैन लुक। अब मोर्टेलिटी क्या है, इसका रेट क्या है, इमीडिएट नियोनेटल मोर्टेलिटी इज अबाउट 6 टाइम्स मोर देन द नॉर्मल न्यूबॉर्न, 6 टाइम्स मोर है देन द नॉर्मल न्यूबॉर्न, ठीक। फिर मोस्ट ऑफ द बेबीज डाई विद इन द 24 आवर और मॉर्बिडिटी रेट राइजेस अबाउट 50%, ठीक। मैनेज कैसे करेंगे, नाउ the fetus that are symmetrically growth retarded, that is 15% or 20%, should be investigated to exclude fetal anomalies or infection or genetic syndrome, ठीक है। उसमें हम लोग fetal anomalies को exclude करेंगे, infection को exclude करेंगे, ठीक है। जनरल क्या, तो हम लोग उसको बोलेंगे एडिक्वेट बेड रेस्ट करने के लिए, माल न्यूट्रिशन को करेक्ट करने के लिए, स्मोकिंग अवॉइड करने के लिए, टोबैको और एल्कोहल, ठीक है। लोडोस एस्प्रिन देंगे, लोडोस एस्प्रिन क्यों देंगे, ताकि ट्रीट कर सके थ्रोम्बोटिक डिसीज़ को या हाइपरटेंशन या प्री एक्लेम्शिया को, ठीक। अब एंटीपर्टम एलिवेशन क्या होता है, अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन करेंगे, फीटल वेमिंग के लिए हम लोग देखेंगे कि किक काउंट कितने हो रहे हैं पर 24 आवर में, ठीक। अब ऑप्टिमम टाइम ऑफ डिलीवरी क्या होता है, मे बी बिटवीन 34 वीक एंड 37 वीक डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर, जैसे कि ओलिगोहेड्रोमनियोस है, प्री एक्लेम्शिया है। तो अगर प्रेगनेंसी 30 वीक से ज़्यादा या उसके बराबर है तो डिलीवरी कर देनी चाहिए, और अगर उससे कम है डिलीवरी तो अनकॉम्प्लिकेटेड माइल्ड FGR होता है, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यूड होती है 37 डिग्री में तो तुरंत हम लोग को डिलीवरी कर देनी है। अब सीवियर डिग्री क्या होती है,
FGR की, अगर लंग मैचुरेशन अचीव हो चुकी है, ठीक है, एज एविडेंस बाय द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल, डिलीवरी करा देनी है, ठीक है, और उसमें फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल है तो डिलीवरी करा देनी है। लेकिन अब ऐसा केस है कि क्या हो रहा है, लंग मैचुरेशन अचीव नहीं हुई है, तो हम क्या करेंगे, बेटामेथासोन थेरेपी उसको प्रोवाइड करेंगे। क्या, बेटामेथासोन थेरेपी देंगे टू एक्सेलरेट पल्मोनरी मैचुरेशन, ठीक है। और अगर जब डिलीवरी हो जाती है प्री टर्म एंटीनेटल, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देना पड़ेगा उसको, ठीक है। अब मेथड्स ऑफ डिलीवरी क्या होता है, अब लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन फॉलोड बाय ऑक्सीटोसिन इज एम्प्लॉयड इन केसेस सच एज प्रेगनेंसी बियॉन्ड 34 वीक्स विथ फेवरेबल सर्विक्स एंड हेड इज डीप इन पेल्विक्स, ठीक। और प्रोस्टाग्लैंडिन इज यूज्ड व्हेन सर्विक्स इज अनफेवरेबल, और एक इंट्रापार्टम मॉनिटरिंग कर देंगे। अब ये ओवरऑल मैनेजमेंट है कि हम कैसे करेंगे। पहले तो हम क्लिनिकल इवैल्यूएशन करेंगे कि एंटीनेटल मैनेजमेंट असेसमेंट करेंगे, रिस्क फैक्टर्स देखेंगे उसका, ठीक है, ये सब करेंगे। क्लिनिकल ओबेसिटी, मल्टीपल प्रेगनेंसी है क्या है सब, ठीक है। दूसरा क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड डायग्नोसिस करेंगे। उसमें क्या है कि एस्टिमेटेड फीटल वेट देखेंगे, लेस देन 10 परसेंटाइल है तो FGR हो जाएगा। उसमें हम लोग को एक्सक्लूड क्या करना है, कंजेनिटल एनोमली, जेनेटिक सिंड्रोम, इन्फेक्शन, ये सब। फिर फीटल सर्विलेंस करेंगे। उसके बाद हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम देखेंगे। उसके बाद टाइम ऑफ डिलीवरी, क्या बोला मैंने कि अगर 37 वीक से कम है तो क्या देखेंगे, अम्बिलिकल आर्टरी और डॉपलर स्टडी करेंगे। और अगर मोर देन 37 वीक्स और उससे ज़्यादा है तो क्या करेंगे, तो डिलीवरी करा देंगे। अब इसमें क्या होता है, 37 वीक से कम है तो अम्बिलिकल आर्टरी स्टडी करके डॉपलर स्टडी कर रहे हैं, उसमें एक नॉर्मल अगर आई तो रिपीट स्टडी इंटरवल एट 14 दिन बाद फिर से हम लोग उसकी अम्बिलिकल आर्टरी और डॉपलर स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 14 दिन के बाद USG और डॉपलर स्टडी करेंगे। अगर वो नॉर्मल आई तो डिलीवरी कर देंगे 37 वीक्स तक। अगर वही चीज़ अगर एम नॉर्मल आई, ठीक है, पॉन्डेरल इंडेक्स +2 और ये आ गया SD, तो क्या करेंगे हम लोग, एंड डायस्टोलिक वेलोसिटी देखेंगे। अगर उसमें प्रेजेंट है तो रिपीट स्टडी करेंगे डॉपलर और USG, और फिर डिलीवरी कर देंगे 37 और 2 + 7 वीक्स में, ठीक। और अगर एब्सेंट है तो क्या करेंगे हम लोग, डॉपलर स्टडी करके फिर 30 वीक्स के अंदर हम लोग डिलीवरी करा देंगे। और अगर लंग मैचुरेशन नहीं है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, प्रीटर्म है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना पड़ेगा, ठीक है, या फिर NICU फैसिलिटी अवेलेबल कराएंगे। अब मैंने कहा था सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल दोनों हैं। सिमेट्रिकल 20% होता है, एसिमेट्रिकल 80% ऑफ द केसेस होता है। तो जो सिमेट्रिकल होते हैं यूनिफॉर्म में स्मॉल होते हैं, पॉन्ड्रल इंडेक्स जो होते हैं इसमें नॉर्मल होते हैं, बर्थ वेट बाय क्राउन हिल लाइन। अब इसमें क्या होता है कि जो हाइट सर्कमफेरेंस और एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस, फीटल और एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस होता है इसमें नॉर्मल होता है और इसमें एलिवेटेड रहेगा, ठीक है, लेकिन इसमें पॉन्ड्रल इंडेक्स लो रहेगा। ईटियोलॉजी में क्या है, जैसे कि इसमें क्या होता है, इंट्रेंसिक टू द फीटस होता है, इसमें इंट्रेंसिक टू द फीटस होता है, मतलब फीटल के बाहर मदर को इसमें प्रॉब्लम होती है, ठीक, मतलब कि, और इसमें क्या हो रहा है, अर्ली ऑनसेट सीवियर हाइपरटेंशन में चले जाते हैं, कॉजेस होते हैं इसके। टोटल सेल नंबर लेस रहता है, इसमें नॉर्मल रहता है, इसमें जो सेल साइज नॉर्मल रहता है लेकिन इसमें स्मॉल हो जाएगा। अब नियोनेटल में क्या होता है, नियोनेटल को इसमें कॉम्प्लिकेटेड विथ पुअर प्रोग्नोसिस, इसकी प्रोग्नोसिस बहुत पुअर होती है, इसकी गुड प्रोग्नोसिस होती है। तो अब हमने क्या देखा, फीटल ग्रोथ में डेफिनेशन, इंसिडेंस, टाइप, ईटियोलॉजी, डायग्नोसिस, कॉम्प्लिकेशन, मोर्टेलिटी और मैनेजमेंट, ठीक है। तो इससे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर और कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट सीरीज़ में नेक्स्ट चैप्टर को इंक्लूड किया जाएगा। ओके, थैंक यू।